गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने अपने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर देखा था 1919 का द्वैध शासन अधिनियम। द्वैध शासन अधिनियम यह अंग्रेजी भाषा डायआर्की का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोहरा शासन। इसके अंतर्गत शासन व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय में सारी जो शक्तियां थी वह हमारे गवर्नर जनरल के हाथ में निहित थी। वहीं पर ही हस्तांतरित विषयों की में कुछ शक्तियां भारतीयों को प्रदान की गई थी, लेकिन जो मेन शक्ति है वित्त की वह हमारे गवर्नर जनरल के हाथ में निर्धारित थी। तो पिछले वीडियो में हमने इसकी सारी इस व्यवस्था को देखा था, जिसके अंतर्गत किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी द्वैध शासन व्यवस्था के माध्यम से अपनी व्यवस्था को बताया था। आज हम देखेंगे इसकी आलोचना। हाँ, हमारा 1919 का अधिनियम है जिसे हम द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, इसकी क्यों आलोचना की जाती है? क्योंकि इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको असीमित अधिकार दिए गए थे। हमारी जो शासन व्यवस्था का जो उन्होंने आधार रखा था, दो भागों में कार्यों का विभाजन, हमारे रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित पर तो पूरा ही हमारे गवर्नर जनरल का अधिकार था और हस्तांतरित विषयों के ऊपर कुछ भारतीयों को अधिकार दिए गए थे। बाकी के सारे अधिकार मर्ज होकर गवर्नर जनरल के पास ही आ गए थे। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। देन भारतीय विधानमंडल के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बजट पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। बजट को पास करने का पूरा अधिकार हमारी गवर्नर जनरल के हाथ में निहित था। प्रस्तावों के प्रति जनता असंतुष्ट थी। जो वहाँ की कार्यकारिणी के सदस्य जो उन्होंने मनोनीत किए थे वे असंतुष्ट थे। जहाँ विषयों का विभाजन किया गया वहाँ रक्षित विषयों के अतिरिक्त जो हस्तांतरित विषय थे वे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करते थे। यानी कहने को तो प्रांतों में थोड़े से अधिकार प्रदान किए गए हमारे को द्वैध शासन व्यवस्था में, लेकिन उनका पूरा आधार किस पर रहा? गवर्नर जनरल की शक्तियों पर। तो व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जो आधार आया, यह व्यवस्था हमारी दोषपूर्ण सिद्ध हुई। मंत्री अपने पद पर रहने के लिए गवर्नरों के प्रति ही उत्तरदायी थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा द्वैध शासन व्यवस्था थी, जिसे कि दो भागों में विभाजित किया गया था, वह एक दोषपूर्ण व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आई। और यह व्यवस्था हमारी इसको सुधारने के लिए हमारे ये जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं उन्होंने 1909 में माले मिंटो सुधार अधिनियम पेश किया। माले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों का विस्तार किया। कहने को तो केंद्र और विधान परिषदें जो दी गई थी, जिसमें रक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन किया गया था, उनका विस्तार कर दिया गया। विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई, जो कि हमारी कुछ भारतीय जनता के हाथ में निहित थे। साथ ही गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। कहने को तो ये दिखने में ही हमें लगता है कि माले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वह हमारी भारतीयों की सुविधा के लिए लागू किया गया है। चुनावों को अपना प्रत्यक्ष के स्थान के सिद्धांत को ना अपनाकर परोक्ष सिद्धांत को अपनाया गया। यानी मताधिकार का अधिकार भी हमें प्रदान कर दिया गया, लेकिन प्रत्यक्ष नीति से ना करके परोक्ष नीति से किया गया। उद्देश्य इसका संवैधानिक एक तंत्र की स्थापना करना था। हाँ, इसलिए यह नियम भारतीय जनता को संतुष्ट नहीं कर सके। कहने को तो ये सारे ही जो अधिनियम है माले मिंटो ने अपने व्यवस्था के अंतर्गत, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों की सुविधा के लिए दिए थे, भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो शासन का विभाजन किया था रक्षित और हस्तांतरित विषयों में, वे दोषपूर्ण था। क्योंकि सारी ही शक्तियां मर्ज होकर किस पर चली गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो यह व्यवस्था थी एक आलोचना की पात्र बन गई, जिसको सुधार के लिए माले मिंटो ने अपने सुधार अधिनियम के माध्यम से अपनी व्यवस्था को अंकित किया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा 1919 का माले मिंटो सुधार अधिनियम है, कहने को तो एक व्यवस्था आधार प्रदान करता है जो कि हमारे भारतीयों की सुविधा के लिए
बनाया गया था, जिसमें कुछ शक्तियां भारतीयों को प्रदान की गई, लेकिन वे उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए और इसी कारण 1919 का जो द्वैध शासन अधिनियम है वह असफल रहा। इसके असफल रहने के अनेक कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण तो यह जो व्यवस्था थी वह सिद्धांत रूप में दोषपूर्ण थी। इसमें जो विषयों का विभाजन किया गया था वह अतार्किक तरीके से किया गया था। उदाहरण के तौर पर हमारे भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने अपनी कोटेशन के अंतर्गत बताया कि वे जिस विभाग के मंत्री थे उन्हें वह विभाग ना देकर अन्य विभागों के देकर कार्यों को दिया गया। और जब अपने पास जो विभाग प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत है, जब अपने पास हमें जो काम नहीं आता और उसके से अलग काम हमें दिया जाता है तो उसे हम सीखकर समझकर कार्यों को संपन्न करते हैं। लेकिन जो विभाग हमारा है, उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ाने के लिए नियुक्त की गई हूँ और मुझे पढ़ाई ना देकर कृषि के विभाग में भेज दिया जाए, तो क्या मैं कृषि का काम आसानी से कर पाऊंगी? नहीं। इसी तरीके से सर के.वी. रेड्डी ने अपने विभाग की अपूर्णता का वर्णन करते हुए बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत इन विभागों के विभाजन के माध्यम से जो कि ये उनके विभाग थे उसे ना देकर अन्य विभाग के माध्यम से अपने कार्यों को संपन्न कराने की व्यवस्था का प्रावधान किया। और सारी शक्ति किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल के हाथ में, जो कि स्वेच्छाचारी था। उसमें हस्तांतरित क्षेत्र के लिए भी वित्त की जो व्यवस्था थी वो किसके हाथ में आ गई? गवर्नर जनरल के हाथ में। मंत्रियों का सेवा पर कोई नियंत्रण नहीं था, यानी सारी व्यवस्था किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल के हाथ में। कहने को तो शक्तियां प्रदान की गई कुछ भारतीयों को, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने उत्तरदायित्व की व्यवस्था का प्रावधान कर दिया, यानी सामूहिक उत्तरदायित्वता का अभाव था। जो शक्ति जो कार्य जिसको दिया जाता है उसके लिए वित्त की व्यवस्था उसी व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्था किसके हाथ में थी? गवर्नर जनरल के हाथ में। इसलिए यह व्यवस्था दोषपूर्ण रही और यह हमारा 1919 का अधिनियम असफल सिद्ध हुआ। साथ ही कुछ ये परिस्थिति तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उत्पन्न की गई व्यवस्था के कारण थी, जो कि हमारी व्यवस्था को सही रूप प्रदान नहीं कर पाई। साथ ही कुछ बाहरी परिस्थितियां भी थी, जैसे अकाल का परिणाम, महामारियों का आना, 1920 में वर्षा का ना होना, ये सारी ऐसी बाहरी परिस्थिति थी जिसके कारण यह व्यवस्था असफल सिद्ध हुई। साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग का, जिन्होंने आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया, इसीलिए यह व्यवस्था हमारी बाजारों में मंदी आ गई कि जिसके कारण कि यह हमारी जो 1919 का द्वैध शासन अधिनियम है असफल सिद्ध हुआ और यह व्यवस्था हमारी दोषपूर्ण रही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी जो द्वैध शासन व्यवस्था, जिसे कि हम भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट की शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं, जिसे उन्होंने 1919 के अधिनियम के द्वारा बताया, जो कि दो भागों में विभाजित थी, रक्षित और हस्तांतरित। कहने को तो हमारी ये व्यवस्था हमारे भारतीयों के सुविधाओं के लिए दी गई थी, लेकिन यह सुविधा सारी किसके ऊपर निर्भर कर रही थी? हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ऊपर। अगर वह चाहता तो हमें शक्तियों को प्रदान करने की अथॉरिटी देता। शक्तियां तो उन्होंने दे दी थी, लेकिन उसे ये पूर्ण प्रधानता देने का ऑथोराइजेशन हमारे गवर्नर जनरल के हाथ में था। अगर वह नहीं चाहता तो वह कोई भी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं करा सकता था। इसीलिए भारतीयों को 1919 का अधिनियम, जिसे कि हम द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, यह असफल सिद्ध हुई। और एग्जाम के अंदर भी हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता के क्या कारण हैं, इसकी क्या उद्देश्य थे, क्या व्यवस्था थी, माले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों आया, किस तरीके से आया। कहने को तो सुधार अधिनियम के रूप में हमारे सामने पेश हुआ, लेकिन यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन इसने भारतीयों को आज़ादी की तरफ बढ़ाने में एक कदम के रूप में आगे बढ़ाया। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये है क्रांतिकारी स्वरूप हुआ, वह हमारे आज़ादी के एक कदम के रूप में आगे बढ़ा, जिसे हम 1919 के अधिनियम के रूप में जानते हैं। थैंक यू सो मच। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।